प्रमुख सचिव आवास और नगरीय विकास एच राजेश प्रसाद जी, यहाँ के संभागीय आयुक्त श्री रमेश कुमार जी, श्री उप महापौर श्रीमान बलदेव विलारिया जी, यहाँ के उपायुक्त अवनी लवासा जी और नगरायुक्त श्री राहुल यादव जी, सभागार में उपस्थित सभी जनप्रतिनिधिगण, जम्मू शहर के विशिष्ट नागरिकगण, जम्मू कश्मीर प्रशासन के हमारे सहयोगी, देवियों, सज्जनों और मित्रों, देश की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक नगरी जम्मू के निवासियों के लिए, जैसा मेरे पूर्व प्रमुख सचिव राजेश प्रसाद जी ने बताया, लगभग 100 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण हुआ। ये जम्मू के निवासियों को समर्पित की गई हैं और लगभग 90 करोड़ रुपए की लागत से नई परियोजनाओं का शुभारंभ हुआ है। शहर के प्रत्येक नागरिक को आधुनिक सुविधा के लिए मैं हृदय से बधाई देता हूं। जैसा बताया गया कि 25 करोड़ रुपए की लागत से इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, ताकि तकनीक का इस्तेमाल करते हुए जम्मू शहर को आधुनिक बनाना एक महत्वपूर्ण कदम है ये, और मुझे लगता है कि ऐतिहासिक कदम है जो यहाँ के नागरिकों के जीवन स्तर को बेहतर बनाएगा, नागरिकों की जरूरी सुविधाओं के संचालन में भी मदद करेगा। और अगर मैं ये कहूँ, ये जो इंटीग्रेटेड कमांड और कंट्रोल सेंटर होगा, जम्मू शहर के सिविक ऑपरेशन का नर्व सेंटर साबित होने वाला है। इससे जो डेटा, रियल टाइम डेटा जो मिलेगा, उससे अनेक आवश्यकताओं और यूटिलिटीज भी, मेरे पहले भी कहा गया, चाहे वो गार्बेज कलेक्शन हो, वाटर सप्लाई हो, बिजली हो, मोबिलिटी हो, पर्यावरण हो, अनेक प्रकार की सुविधाएं इससे आपको मिल पाएंगी, अच्छी तरह से मिल पाएंगे। मुझे विश्वास है कि सेंटर से सिविक ऑफिसर्स को भी सामान्य नागरिक को समझने में, उसकी ज़रूरतों को समझने में और उसके मुताबिक रिस्पॉन्ड करने में काफ़ी मदद मिलेगी। दूसरी बड़ी परियोजना थी 25 करोड़ रुपए की लागत से इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट। वो भी आज जम्मू शहर के नागरिकों को समर्पित किया गया है। सड़क परिवहन और यातायात प्रबंधन में सुधार के लिए मैं कहूँ कि मॉडर्न और इफिशिएंट इंटरफेस ये प्रदान करेगा और जम्मू शहर को सुरक्षित और अधिक समन्वित भी बनाएगा। कुछ परियोजनाएं शुरू हुई हैं। फायर और डिजास्टर की स्थिति में भी क्विक और बेहतर रिस्पांस के लिए फायर तथा इमरजेंसी सर्विसेज को सक्षम बनाने की भी पहल की गई है। भविष्य की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए जम्मू स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर का एक मजबूत बुनियादी आधार तैयार किया है। अभी जो डिजिटल डोर नंबर 5 नागरिकों को दिए गए, मुझे लगता है कि देश के कुछ शहरों में व्यवस्था पहले शुरू हो गई थी। अब आवासीय और कमर्शियल प्रॉपर्टी के लिए एक यूनिक डिजिटल आईडी, जियो टैगिंग की व्यवस्था इसमें होगी। नागरिक सेवाओं को बेहतर और सुगम बनाने में इससे काफ़ी हमें सहायता मिलेगी और QR कोड का भी उसमें प्रबंध है। नागरिकों को घर बैठे जानकारी मिल सकेगी कि उनके मोहल्ले, उनकी गली के गार्बेज का कलेक्शन हुआ कि नहीं हुआ। इस संबंध में स्वयं और नगर निगम को जानकारी दे सकेंगे। अगर आपात स्थिति में, इमरजेंसी में एम्बुलेंस या फायर सर्विस की जरूरत है तो आप मांग भी सकते हैं और हमारे अधिकारी पहुंचाने में इसका लाभ भी ले सकते हैं। अमृत योजना के अंतर्गत भी
अनेक परियोजनाएं जिनका विवरण रखा गया है, मुझे लगता है उस विवरण में जाने की जरूरत नहीं है। मुख्य मकसद क्वालिटी सिविक सर्विसेज और क्वालिटी लिविंग के उद्देश्य के साथ जम्मू स्मार्ट सिटी चल रहा है, काम कर रहा है, और उसे साकार करने में इन परियोजनाओं का, इन प्रोजेक्ट्स का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होगा। लेकिन ये सब होने के बावजूद हकीकत ये भी है कि चाहे जितना कोई तर्क दे, जितनी दलीलें पेश करे, ये सच नहीं नकारा जा सकता कि पिछले 3 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर का शहर हो या गांव हो, व्यापक परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है और अनेक परियोजनाएं पूरी हुई हैं, शुरू की गई हैं और पूरी होने वाली हैं। एक कोशिश जरूर की गई है ईमानदारी से कि 3-3, 4-4 शिलान्यास कई परियोजनाओं के होते थे। अब शिलान्यास और लोकार्पण के बीच की जो दूरी है, उस दूरी को काफी हद तक पूरा करने में सफलता मिली है। जैसा आपने आज ही देखा होगा कि कुछ परियोजनाओं का शिलान्यास अभी कुछ महीने पहले हमने किया था और हमारे सहयोगियों ने उस काम को पूरा किया और आज वो जनता के लिए समर्पित कर दी गई। मुझे लगता है कि मैं बार बार एक बात कहता हूं कि देश में प्रधानमंत्री जी के कारण केवल राजनीतिक बदलाव नहीं हुआ, बल्कि कार्य संस्कृति में भी बड़ा बदलाव आया है और उसका असर अब जम्मू कश्मीर के लोग भी महसूस कर रहे हैं। उसका परिणाम जम्मू कश्मीर के लोगों को दिखाई पड़ रहा है। अब जम्मू भी देश के बेहतरीन शहरों में गिना जाए, इसकी कोशिश प्रशासन कर रहा है, नगर निगम कर रहा है, स्मार्ट सिटी की परियोजनाएं कर रही हैं। लेकिन सफलता तभी मिलेगी कि जब जम्मू के नागरिक भी स्मार्ट सिटी बनाने के लिए खुद स्मार्ट बने। अभी कुछ दिन पहले एक सोशल मीडिया पर एक सज्जन की प्रतिक्रिया में देख रहा था। उन्होंने कहा, साहब इस स्मार्ट सिटी से हमारा व्यक्तिगत फायदा क्या होगा? तो मुझे दुनिया के एक बड़े साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन की एक बात ध्यान में आई। आइंस्टाइन ने एक बार कहा कि हमने जिस दुनिया को बनाया है वो हमारे सोचने की प्रक्रिया है और बिना हमारी सोच बदले इसे बदला नहीं जा सकता है। और हमारी सोच यही होगी कि इससे हमारा क्या व्यक्तिगत फायदा है, तो फिर कुछ नहीं होने वाला है। और मेरा निजी रूप से ये दृढ़ विश्वास है कि जब तक सोच में बदलाव और परिवर्तन नहीं होगा, तब तक स्मार्ट सिटी तथा नगर निगम के अन्य कार्यों में जनता की भागीदारी जब तक नहीं होगी, तब तक सच्चे अर्थों में शहर स्मार्ट नहीं बन सकता है। सालों से, वर्षों से अर्बन लोकल बॉडीज के जनप्रतिनिधि व्यक्तिगत रूप से जब मिलते थे, तब भी ऐसे भी इस बात को कहते रहे कि शहरों की जनसंख्या बढ़ रही है, आबादी का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। जनप्रतिनिधि और निगम के अधिकारी बढ़ती जनसंख्या के लिए क्वालिटी सर्विसेज जुटाने का प्रयास निरंतर कर रहे हैं, अथक कर रहे हैं। लेकिन जिस हिसाब से आबादी बढ़ रही है, उसकी तुलना में क्वालिटी सर्विसेज के लिए संसाधनों की आवश्यकता भी पड़ती है। अभी राजेश प्रसाद जी ने बताया कि लगभग 3,500 करोड़ से ज्यादा रुपया जम्मू शहर में खर्च किया जा रहा है नागरिक सुविधाओं के लिए। अब अगर कोई, जिस तरह से मैंने कहा कि सुविधाओं की बढ़ोतरी आवश्यक है, प्रबुद्ध नागरिक उसके पीछे के कारणों में जाएगा, तो मुझे लगता है कि स्पष्ट दिखाई पड़ेगा कि जब हमारे प्राचीन शहर बने थे तो एक सीमित आबादी के लिए उन्हें तैयार किया गया था। बढ़ते अर्बनाइजेशन के मुकाबले में संसाधन स्वाभाविक रूप से सीमित होते हैं। देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री जी ने शहरों की विरासत और विकास को संरक्षित रखते हुए स्मार्ट सिटी की परिकल्पना की, ताकि बढ़ती आबादी की चुनौती से निपटते हुए
ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी की मदद ली जाए, नागरिकों तक सभी सुविधाएं पहुंचाई जा सकें। स्मार्ट सिटी का मतलब पिछले कुछ वर्षों में मोबिलिटी, टेक्नोलॉजी, एनर्जी और हेल्थ केयर के क्षेत्र में डेवलपमेंट को डिविडेंड के रूप में नागरिकों की भलाई में लगाकर उनके दैनिक जीवन को सुलभ और सुगम बनाया जाए। मैं समझता हूं कि यही मूल मकसद है। इस तथ्य को झुटलाया नहीं जा सकता। जैसा मैंने पहले कहा, 3 वर्षों में नागरिक केंद्रित सिटीजन सेंट्रिक व्यवस्था को अधिक सस्टेनेबल बनाने की कोशिश की गई है और मैं समझता हूं काफी हद तक वो एफिशिएंट भी हुई है। मुझे भरोसा है कि आने वाले दिनों में स्मार्ट मोबिलिटी, स्मार्ट इकोनॉमी के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं उससे नागरिकों के लिए स्मार्ट लिविंग की भी व्यवस्था हो पाएगी। जम्मू शहर को सांस्कृतिक रूप से समृद्ध, जीवंत, खुशहाल और स्वस्थ शहर बनाने में हम सब कामयाब हो सकेंगे। एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि कोई भी शहर, कोई भी देश, कोई भी स्थान नागरिकों से बनता है, तकनीक से नहीं बनता है। नागरिक ही शहर की नींव और उसके कलपुर्जे होते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी मात्र उनकी ज़रूरतों को पूरा करने, नागरिकों की आकांक्षाओं की पूर्ति का महज एक साधन हो सकता है। इस बात की अक्सर चर्चा होती है कि साहब दुनिया के बाहरी देशों, दूसरे देशों के शहर कितने सुंदर हैं, कितने स्मार्ट हैं। मुझे लगता है कि ये परिवर्तन जो शब्द है ये प्रथम पुरुष एक वचन का शब्द है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर आई। अगर वास्तव में हम परिवर्तन देखना चाहते हैं तो मुझे लगता है खुद में परिवर्तन बड़ा आवश्यक होता है। हम भी बाहर जाते हैं, आप भी बाहर जाते हैं, तो वहाँ हम कचरा नहीं फेंकते हो, नियम का पालन करते हैं। लेकिन जब हम अपने देश में होते हैं, अपनी मातृभूमि पर होते हैं, तो लगता है कि संविधान ने कर्तव्य नहीं केवल अधिकार ही दिया है, जहाँ मन में आएगा वहीं थूक देंगे, जहाँ मन में आएगा वहीं कचरा डाल देंगे। मुझे लगता है कि अब मानसिक रूप से हमें इस बात के लिए तैयार होना होगा, क्योंकि जिस तरह से भारत की छवि पूरी दुनिया में उभर करके आ रही है, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जिस तरह से भारत की आवाज सुनी जा रही है, भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है, मुझे लगता है कि वो समय आ गया। आज हम अमृत काल में हैं। जब आज़ादी के 100 वर्ष पूरे हों तो हम ऐसा शहर, ऐसा समाज बना सकें कि दुनिया के किसी देश से हम कम नहीं हैं। ऐसी व्यवस्था जम्मू में भी हम कायम कर सकें। मुझे लगता है कि ये उपयुक्त समय आ गया है और इस पर आप सबको मैं निवेदन करूंगा, आपसे प्रार्थना करूंगा कि इस काम में हम सब आप सहयोग करें। ये प्रशासन और नागरिक दोनों ही शहर की धड़कन है, उसका दिल आम आदमी है। नागरिक को सभी सुविधा मिले आवश्यक है, लेकिन उन सुविधाओं की रक्षा की जाए। मुझे याद है, अभी 1 साल पहले इसी स्मार्ट सिटी के अंतर्गत इसी शहर में कुछ सुविधाएं उपलब्ध कराई गई और 10 दिन बाद मैंने अखबार में पढ़ा कि कुछ लोग उसे तोड़ दिए। अब हमारे घर के बगल में तोड़ा जा रहा है, हम कम से कम सूचना तो दे सकते हैं, लड़ाई नहीं कर सकते हैं। अखबार के माध्यम से प्रशासन को मालूम। मुझे लगता है कि इस सोच में थोड़ा बदलाव लाने की जरूरत है। आप सबको पता है कि 2018 में स्मार्ट सिटी को लेकर के देश में बड़ा चिंतन हुआ। दिल्ली में एक बड़ा कार्यक्रम था, मैं संयोग से उन दिनों दिल्ली में था। एक अर्बन डेवलपमेंट के जर्मन एक्सपर्ट थे वहाँ, उनका नाम था फील्डमैन। उन्होंने एक बात कही, ये सुनिश्चित करना बड़ा आवश्यक है कि नागरिक खुद स्मार्ट बनने के लिए तैयार है, शहर के विकास में सक्रिय भागीदार बनकर निर्णय करने के लिए सहमत है और शहर के लिए अच्छा भविष्य चाहता है, तभी स्मार्ट सिटी बन सकता है। ये मेरा आप सबसे आग्रह होगा।
आप सब बड़ी संख्या में हैं कि इन दायित्वों को हमें समझने की आवश्यकता है। राहुल यादव भी चर्चा कर रहे थे संपत्ति कर के बारे में। मैं 2 मिनट में इस बात को खत्म करूंगा। ये सच है कि संपत्ति कर लगाया गया है। कुछ लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि इससे जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था पर बड़ा प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। मुझे लगता है कि एक ध्यान में हम सबको एक बात रखनी है कि अगर बेहतर सुविधा चाहिए तो उन सुविधाओं के लिए थोड़ा भुगतान समर्थवान लोगों को जरूर करना चाहिए। जब विचार किया गया तो मैं फिर दोहरा रहा हूं, बहुत सोच विचार करके विवेकपूर्ण ढंग से यह फैसला लिया गया है। देश के हर शहर, हर राज्य, हर संघ राज्य क्षेत्र में यूटी में ये टैक्स लग गया है। जम्मू कश्मीर सबसे अंतिम संघ शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरी है, जहां ये टैक्स लगाया गया है। लेकिन लगाने के पहले भी काफी विचार मंथन हुआ, कितना लगाया जाए, लोग कितना दे पाएंगे। तो जैसा राहुल ने कहा, दिल्ली, मुंबई, चंडीगढ़ से नहीं तुलना की गई, तुलना की गई अंबाला से, शिमला से, देहरादून से, जो हमारे पास के प्रदेश। और आपको एक बात मैं बताना चाहता हूं, इन शहरों में जो टैक्स की दर है उसके 1/10 से भी कम जम्मू कश्मीर में लगाया गया है, उसका 1/10वां हिस्सा। माने अगर वहां 100 रुपया है तो यहां 10 रुपया है। कुछ आंकड़े अगर मैं आपको बताऊं, कुल घरों की संख्या, आवासीय परिसरों की संख्या, रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस की संख्या 5,10,000 है कि 20,000? 5,20,000 है। जम्मू, श्रीनगर, जितने शहर आपके ध्यान में हैं, उधमपुर, डोडा, कठुआ, बारामूला या म्यूनिसिपैलिटी, कुल 5,20,000। इसमें से 2,06,000 घर ऐसे हैं, मैंने अप्रॉक्सीमेटली 40%, जिन पर कोई टैक्स नहीं है। 40% शहरी आबादी पर कोई टैक्स नहीं। ग्रामीण आबादी, कुछ लोग अब तर्क का कुतर्क भी करें, साहब क्या हो जाएगा, ग्रामीण आबादी पर कोई टैक्स नहीं है, वहां कोई नगर निगम नहीं है, वहां कोई म्यूनिसिपैलिटी नहीं, वहां पंचायतें हैं, पंचायत अपने ढंग से काम करती। जो हमारे धार्मिक स्थल हैं, मंदिर हैं, मस्जिद हैं, गुरुद्वारे हैं, उन पर कोई टैक्स नहीं है। तो 5,20,000 में 2,06,000 ऐसे हो गए जिन पर कोई टैक्स नहीं। 2,03,600 घर ऐसे हैं, फिर मैं दोहरा रहा हूं, 2,03,600 घर ऐसे हैं जिन पर अधिकतम एक साल में, पूरे एक वर्ष में अधिकतम 1,000 रुपए का टैक्स है। और उसमें भी जम्मू और श्रीनगर में रहने वालों को ही 1,000 देना होगा, बाकी शहरों मुझे लगता है कि उससे भी कम होगा। और जम्मू और श्रीनगर के भी कुछ खास इलाकों में। तो आप अगर इस दूसरी दृष्टि से देखें तो 80% लोगों को तो सामान्य रूप से कोई बोझ पड़ने वाला नहीं है। अब मैं आता हूं कमर्शियल प्रॉपर्टी। 1,01,000 कमर्शियल प्रॉपर्टीज हैं शहरी इलाके में, उसमें से 46,000 ऐसी हैं जिन पर 700 रुपए से कम का टैक्स लगने वाला है एक साल में, लेस देन 700। और 30,000 ऐसी हैं जिन पर एक वर्ष में 2,000 से कम लगेगा। अब माल से किराया आएगा 10 लाख रुपया, और जम्मू म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को साल में 5,000 भी हम नहीं देंगे और कहेंगे कि साहब कचरा हमारा नहीं उठ रहा है। कुछ तो मुझे लगता है कि विचार करने की आवश्यकता है। और हर बात में सामान्य आदमी की दिक्कतों का ध्यान नहीं रखा जाता है। मैं आज जिम्मेदारी से बात कहना चाहता हूं कि सामान्य आदमी और सामान्य नागरिक के हितों का ही ध्यान रखा जाता है और आगे भी रखा जाएगा। उन खास लोगों का जिन्होंने पूरे जम्मू कश्मीर की पूरी संपदा का उपयोग और दुरुपयोग अपने आने वाली 5 पीढ़ियों के लिए किया है, उनका ध्यान न रखा गया है, न आगे रखा जाएगा। ये मैं आज साफ तौर पर कहना चाहता हूं।
सामान्य आदमी को कोई, अभी बताया राहुल ने, हमने व्यवस्था की, आपको लगता है कि इस व्यवस्था में कोई दोष है, आप सुझाव दीजिए, हम स्वागत करते हैं और आपको भरोसा देते हैं कि उसमें जो भी सिंप्लीफिकेशन करना होगा, सरलीकरण हम जरूर करेंगे। सामान्य व्यापारी हो, सामान्य नागरिक हो, सामान्य किसान हो, सामान्य मजदूर हो, सामान्य अध्यापक हो, कोई भी सामान्य आदमी। लेकिन कुछ लोग ये समझ लें कि हमारी जागीर है। मैं समझता हूं कि उनको ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि भारत अब संविधान से चलता है, जम्मू कश्मीर भी भारत के संविधान से ही चलेगा। किसी की मर्जी से जम्मू कश्मीर नहीं चलाया जा सकता। वो दिन समाप्त हो गए 5 अगस्त 2019 को, जब देश की संसद ने फैसला किया था। अभी भी कुछ लोग अगर इस ख्वाब में जीते हैं तो मैं समझता हूं उस ख्वाबी दुनिया से उन्हें बाहर निकलना चाहिए। और मैं आप सबको भरोसा देना चाहता हूं कि सामान्य आदमी की जो भी दिक्कतें हैं, उन दिक्कतों को दूर करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है और आगे भी हम कोशिश करेंगे। अब आम नागरिक को भड़काना, उसको गुमराह करना, ये कोशिश लगातार होती है। अब 70 सालों में कहां पहुंच गए हम, ये भी हमें जरूर विचार करने की जरूरत है। और मुझे लगता है कि कोई भी आकांक्षी समाज या कोई समाज जो तरक्की करना चाहता है, वो अतीत का कैद नहीं हो सकता है। जो लोग इस बात को मुद्दा बना रहे हैं, उन्हें खुद अपने गिरेबान में झांकने की जरूरत है, खुद से सवाल पूछने की आवश्यकता है। एक बार नहीं, 3-3 बार जम्मू कश्मीर की विधानसभा में प्रस्ताव पारित किए गए। भारत सरकार में जाकर के झूठ बोला गया कि हमने प्रॉपर्टी टैक्स लगा दिया है, भारत सरकार का वित्त मंत्रालय हमें पैसा रिलीज करे, नहीं तो हम तनख्वाह नहीं दे पाएंगे। वो काम हम नहीं कर सकते। हम जो दिल्ली में कहेंगे वही जम्मू में भी कहेंगे, और वही जब आप मिलेंगे व्यक्तिगत रूप से इस कार्यक्रम में भी कहेंगे। जब आप व्यक्तिगत रूप से मिलेंगे तब भी हम वही कहेंगे। और मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर या कोई शहर फ्यूचर रेडी कैसे हो सकता है। लंबे समय तक छल किया गया है यहाँ के लोगों के साथ। हमारे जम्मू कश्मीर के नागरिक, हमारे भाई बहन बेहतर तरह से रह सकें, एक सस्टेनेबल शहर जम्मू बन सके, जहाँ बिजली भी हो, पानी भी हो, ट्रांसपोर्ट भी हो, अस्पताल भी हो, अच्छी शिक्षा भी हो, हर चीज़ की उपलब्धता हो। इसके लिए पूरी शिद्दत से हम सब काम कर रहे हैं। मैं ये मानता हूं कि कोई भी पूर्णांक नहीं है, कोई भी व्यक्ति सब कुछ नहीं जानता है, और इसलिए हम बार बार कहते हैं कि आप सुझाव दीजिए। आपके सुझाव का स्वागत नहीं, आपके सुझाव में जो बेहतर चीज़ होगी उसे निश्चित रूप से हम ग्रहण भी करेंगे और उसे लागू भी करने की कोशिश करेंगे। कई बार सुधार की प्रक्रिया में ऊपर से लोगों को लगता है कि साहब ये निर्णय ठीक नहीं है, लेकिन यकीन मानिए भविष्य में आने वाली पीढ़ियां इस बात के लिए आपका भी धन्यवाद देंगी कि हमारे जो पिता थे तब प्रॉपर्टी टैक्स लगा था, जिसके कारण जम्मू शहर इंदौर से भी साफ शहर आने वाले 20 साल बाद बनने वाला है। इस प्रॉपर्टी टैक्स का ये लाभ आने वाले समय में होने वाला है। और मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, प्रशासन को निर्णय लेने पड़ते हैं। अब क्या पड़ी है कि गाली सुनी जाए लोगों की, कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन गाली तब सुनी जाती है जब लगता है कि नहीं साहब, इसके बिना अब कोई विकल्प नहीं है, किसी को शौक नहीं है। हमें नहीं रहना है यहाँ जो बैठे हुए लोग हैं, मुझे लगता है कि डिप्टी मेयर साहब को छोड़ दीजिए तो ये भी 10-20 साल बाद सब जाने वाले हैं। और रहना आपको है, आपका शहर है। यहाँ अस्थायी रूप से कुछ लोग आए हैं, चले जाएंगे। मुझे लगता है कि इसलिए विष पी करके भी शंकर की तरह जब गरल पान करना पड़ा था तब अमृत निकला था। गाली सुनते हुए विष पी कर भी उचित फैसला लेना, ये मैं समझता हूं कि दायित्व है, और उस दायित्व का निर्वहन हम जरूर करेंगे ताकि जम्मू कश्मीर की आने वाली भावी पीढ़ियों का भविष्य सुरक्षित हो सके। जम्मू कश्मीर भी देश की प्रगति में, नए भारत के निर्माण में किसी राज्य से कम योगदान न दे सके, इसलिए ये किया गया है। मैं आप सबसे निवेदन करना, किसी भी मित्र को भ्रांति है तो आप जरूर उसे बताएं। हमारे अधिकारी भी कोशिश कर रहे हैं लोगों तक पहुंचने की, लोगों से संवाद किया जा रहा है। और बंद किसी समस्या का समाधान नहीं,
मुझे लगता है कि फ्री, फेयर, ट्रांसपेरेंट व्यवस्था चले, ये सबके हित में है। एक दूसरा मुद्दा सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का उठा है। मीडिया के मित्र हैं इसलिए मैं इस बात को भी कहना चाहता हूं। पीछे शिकायतें आई थी और शिकायतें आई, उसमें तथ्य भी पाए गए। बेमरवत बिना देरी किए हुए उन परीक्षाओं को रद्द किया गया, जांच सीबीआई को दी गई। मुझे लगता है, मैं ऐसा मानता हूं कि देश में सबसे अच्छी जांच एजेंसी जो प्रभावी कार्रवाई कर सकती है वो सीबीआई ही है, और सीबीआई ने कई लोगों को गिरफ्तार किया है। कठोरतम कार्रवाई जो हो सकती है वो की जा रही है, और मैं आपको भरोसा देता हूं, कोई कितना भी प्रभावशाली है उसके गिरेबान तक कानून पहुंचेगा और उसे जरूर सजा दिलाई जाएगी। उसके बाद एक पारदर्शी प्रक्रिया से एक चयन हुआ, उस पर कुछ नौजवानों को आपत्ति है। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जानबूझ करके कोशिश हो रही किसी तरह से रिक्रूटमेंट न हो। 3 साल में 30,000 लोगों को सरकारी नौकरी हम दे चुके हैं। इस साल हम प्रयत्न कर रहे हैं कि इस साल 2023 में भी कम से कम 12,000 भर्तियां हम कर सकें। अभी पब्लिक सर्विस कमीशन के परिणाम आए। मैं आपको बताना चाहता हूं, अंतिम व्यक्ति का जब साक्षात्कार समाप्त हुआ, उसके 3 घंटे के अंदर परिणाम निकाल दिया गया। शायद जम्मू कश्मीर नहीं, देश के किसी राज्य में 47 के बाद से आज तक ऐसा परिणाम कभी नहीं आया होगा। लास्ट कैंडिडेट का इंटरव्यू खत्म हुआ, उसके 3 घंटे के अंदर परिणाम निकाल दिए गए। जो परीक्षाएं हुई हैं, मैं खुलेआम कहना चाहता हूं, किसी को लगता है कि कहीं कोई गड़बड़ी आई है, दीजिए, उसकी निष्पक्षता पूर्वक जांच कराना, और गड़बड़ी लेस मात्र पाई जाएगी तो निश्चित रूप से निरस्त करना, और गड़बड़ी करने वालों को कानून और संविधान के अनुसार सजा दिलाना, इसकी जिम्मेदारी हम लेते हैं, इसे हम जरूर करेंगे। लेकिन बहकावे में मत आइए। वो क्या कह सकते हैं जिन्होंने आतंकवादी और उनके परिवारों को नौकरी दी? उनको कौन नैतिक हक है जिन्होंने 1 लाख बैकडोर एंट्री करके ऐसे लोगों को भर दिया कि प्रशासन चलाना मुश्किल हो रहा? इनको कोई नैतिक हक नहीं। हम आपको भरोसा देते हैं कि जो भी नियुक्ति होगी केवल और केवल योग्यता और पारदर्शिता के आधार पर होगी। वो जमाना लग गया जब नौकरियां दुकान पर बिका करती थी, जब सिफारिश से नौकरी मिलती थी। और इसलिए मैं नौजवान मित्रों से भी कहना चाहता हूं, आप भरोसा रखिए। कहीं आपको लगता है कोई भी गड़बड़ी हो रही है, आप ध्यान में लाइए, निश्चिंत रहिए, किसी गड़बड़ी करने वाले को बख्शा नहीं जाएगा, किसी को नहीं बख्शा जाएगा, चाहे वो कोई हो। हाँ, लेकिन अब वो लोग आईना दिखावें। मुझे लगता है जिन्होंने नौजवानों के सपनों को दिन दहाड़े लूटा है, पूरे इकोसिस्टम को जिन्होंने बर्बाद करके रखा है, ऐसे लोग नौकरी में थे, दफ्तर आते ही नहीं थे। अब वो तकलीफें तो थोड़ी बढ़ेंगी, और वो बढ़नी भी चाहिए, क्योंकि तनख्वाह आम आदमी जो टैक्स देता है उसकी कमाई से तनख्वाह जाती है। और मैं नौजवान साथियों से विशेष रूप से करना चाहता हूँ कि कैंडल मार्च निकालने की जरूरत नहीं है। जिन लोगों ने आपके सपनों के आसियानों पर आग लगाई थी, उनके बहकावे में मत आइए। जमीन से लेकर नौकरियों तक जिन्होंने केवल लूटने का ही काम किया था, अब कोई रास्ता नहीं मिल रहा है तो लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। मैं जम्मू कश्मीर के सभी नौजवानों से कहना चाहता हूं, निश्चिंत रहिए, कहीं भी न बेईमानी हुई है न होने दी जाएगी, और किसी बेईमान के लिए अब जगह जम्मू कश्मीर में नहीं रहेगी। एक बड़े हिंदी के प्रसिद्ध कवि हुए धूमिल, उनकी एक बड़ी छोटी कविता कह के मैं अपनी बात खत्म करूंगा। एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है, एक तीसरा आदमी भी है जो न रोटी बेलता है न रोटी खाता है, वह सिर्फ रोटी से खेलता है। इन खेलने वाले लोगों के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है। कई पीढ़ियों तक यहाँ के लोगों ने योग्यता के साथ खेल खेला है, उनके बहकावे में आने की जरूरत नहीं है। इनसे सावधान रहने की जरूरत है। जिन्होंने आपके सपनों के साथ खिलवाड़ किया है, आप मन से तैयारी करिए। मैं फिर से आपको भरोसा देता हूं, विश्वास दिलाता हूं कि आपकी योग्यता के साथ कोई समझौता
नहीं हो सकता है। आप निश्चिंत रहिए। और जो हमारी नीति है भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की, पूरी पारदर्शिता की, पूरी ईमानदारी की, वो आगे भविष्य में कायम रहेगी। हरिशंकर पाराशाही एक हिंदी के बड़े प्रसिद्ध व्यंग्यकार हुए। उन्होंने एक बात कही कि हमारे देश का आदमी नियम मान नहीं सकता, हमारे देश का आदमी नियम मान नहीं सकता, वह मुक्त आत्मा है। वह सड़क के बीचों बीच चलकर प्राण दे देगा लेकिन बाएं से नहीं चलेगा। मुझे लगता है कि इस व्यंग्य को थोड़ा समझने की आवश्यकता है। जम्मू कश्मीर निश्चित रूप से बदल रहा है, विकास के पथ पर अग्रसर है। ढेर सारी परियोजनाएं आज जम्मू शहर के नागरिकों को समर्पित की गई हैं। जिन परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया है वो भी आने वाले समय में शीघ्र पूरी होंगी, उसका भी आपको लाभ मिलेगा। जब मैं आया था यहाँ तो जो आता था डेलीगेशन कहता था साहब वो सुचेतगढ़ का क्या होगा। मैं नया नया था, मैं क्या जानता हूँ सुचेतगढ़ का क्या होगा। फिर मैंने थोड़ा पढ़ना शुरू किया तो जिस राजनीतिक दल का चुनावी घोषणा पत्र मैंने पढ़ा तो उसमें इस बात का जिक्र जरूर था कि मेरी सरकार बनेगी तो सुचेतगढ़ में रिट्रीट सेरेमनी शुरू हो जाएगी। जिसने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली उसका बयान था कि 1 महीने के भीतर ये प्रारंभ कर दिया जाएगा। खैर प्रधानमंत्री जी के कारण वो प्रारंभ हो गया। अब वो 4 लेन की सड़क भी भारत सरकार ने स्वीकृत की है, लोग जाना भी शुरू कर दिए हैं। आने वाले दिनों में और बेहतर होगा। फिर लोग आने लगे साहब तवी रिवर फ्रंट बहुत देर हो रही है, कब से काम हो रहा है। अरे मैं था तभी शुरू हुआ था। एक दिन मैं गया देखने तो वहाँ तवी के अलावा मुझे कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था। मैंने लोगों को बुलाया, अधिकारियों को, साहब ये कब हुआ, क्या हुआ। कहा साहब कागज पर हुआ है, बाकी कुछ नहीं हुआ है। वो भी अभी मैं 2 दिन पहले गया था। फर्स्ट फेज 2.7 किलोमीटर का काम चल रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले अक्टूबर तक वो भी बन जाएगा। एक सज्जन आए, नाम मैं नहीं लूंगा, आप सब जानते ही होंगे। उन्होंने कहा साहब जू मैंने शुरू किया था, अभी तक नहीं बना। मैं गया कि मैं भी जरा देखा हूं जू कहाँ है। तो मैं गया तो कहीं जू तो नहीं दिखाई पड़ा, कुछ अवशेष दिखाई पड़े। अब जू भी अप्रैल अंत तक जम्मू के लोगों के लिए समर्पित हो जाएगा। जम्मू के लोग जाकर के देख सकें। कुछ बाहर से जानवर भी आ रहे हैं। तो ये इस तरह की कोशिशें हो रही हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जिनको लग रहा है कि ये सब हो जाएगा तो हमारा क्या होगा। लोग सवाल पूछेंगे कि भाई पहले क्यों नहीं हुआ। भैया मुझे कोई मतलब नहीं। मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं कि सामान्य नागरिक इन बातों को समझे, किसी के बहकावे में न आवे और सामान्य नागरिक की किसी भी दिक्कत के लिए 24/7 जम्मू कश्मीर का प्रशासन है। इस बात का भरोसा देते हुए मैं अपने सभी अधिकारियों का और हमारे डिप्टी मेयर साहब, हमारे अनेक कारपोरेटर्स हैं, मेयर साहब गए हैं कॉन्फ्रेंस में, नहीं तो वो भी होते, जिन लोगों ने इस परियोजना को जमीन पर उतारने में अपना योगदान दिया है, सबके प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए अपनी बात मैं ही पूरी करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।